में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। 4 मॉड्यूल्स में अगर जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आप लोग के सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कवर करता है, दैट इज़ मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, जो कि आप लोग का 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सी डी से आता है, और इसमें आप लोगों के 30% वेटेज आप लोगों का ए और बी से रहता है। इज दैट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी। सबसे पहला एक्ट आप लोगों का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसे टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे सेक्शंस पे अप्लाई होंगे, तभी इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से समझना है। जब ऑफर एक्सेप्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हम लोग ऐड करते हैं ये बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्स किया जाता है दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को याद करिएगा, ये सारे टर्म्स के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का बेसिकली स्पेशल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है वो सिर्फ बेलमेंट पे ही अप्लाई होंगे, प्लेज वाले प्लेज पे ही अप्लाई होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसी को पूरा मैंने यहाँ पे विस्तार से समझाने का कोशिश किया है, और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग के 5 टर्म्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे समझेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 2 एक्ट आप लोगों का रिमूव किया गया है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा आप लोग का है सोगा एक्ट। ये दोनों एक्ट भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1872 का है, पार्टनरशिप आप लोग का 1932 का है, और सोगा आप लोग का 1930 का है, ठीक है। चलिए, सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लास, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंशियल पॉइंट्स आप लोग के क्या क्या हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। एक पार्टी ऑफरर जो ऑफर करता है, और जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है उसे हम ऑफरी बोलते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो सोशल होते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता है, वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है। सर्टेनिटी मतलब एक क्लियरिटी होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग का पॉसिबल भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप लोग का एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज फ्री कंसर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि डर के कारण, दबाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे +18 साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। तो जो आप लोग का गिव एंड टेक होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो आप लोग का लॉफुल होना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। उसके बाद क्लास आप लोगों ने यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है, वॉइड एग्रीमेंट इज़ बेसिकली जहाँ पे शुरुआत से जो आप लोग का एग्रीमेंट होता है वो 0 होता है। जैसे अगर कोई माइनर, अगर कोई ड्रंकन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आप लोगों का वॉइड एब इनिशियो होगा, दैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एक कॉन्सेप्ट आप लोग का आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक पार्टी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। जैसे निकिता मैम ने फ्रॉडली हनुमान सर को क्या किया, बोला कि मेरे पास 2 घर है, मैं बेचना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरा एक ही घर था, बट मैंने दोनों घर बेच के पैसा ले लिया, मैंने फ्रॉड किया। जब हनुमान सर को मालूम चला उन्होंने केस फाइल किया। तो मतलब हनुमान सर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को केस को फाइल करने का, दिस इज कॉल्ड voidable contract. So voidable contract में on the one party have a right to breach the contract, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे essential points of valid contract है, that is very much important. उसके बाद क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं essential points of स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, सेक्शन 124।
वन की वर्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज लॉस। तो जितने भी आप लोग के इंश्योरेंस के एग्जाम्पल है सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। तो आप लोग का इंडेमनिफायर जो कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी, और जिसका प्रोटेक्शन ऑफ लॉस हो रहा है आपका इंडेमनिटी होल्डर। सब सपोज अगर निकिता मैम ने गाड़ी लिया है, इंश्योरेंस लिया है गाड़ी का, तो निकिता मैम इज इंडेमनिटी होल्डर और कंपनी क्या कहलाएगा, इंडेमनिफायर कहलाएगा। इंडेमनिटी में कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा, ठीक है। देन ओके, सेक्शन 125 भी इसमें याद करिएगा, दैट्स टॉक अबाउट द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसा देता है, जब पैसा दे देता है तो अपना पैसा दोबारा इससे मांगता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी गारंटी देता है क्रेडिटर को, ठीक है। तो ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है सेक्शन 126। इसमें एक और सेक्शन याद करिएगा, सेक्शन 129, दैट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टर्म है बेलमेंट। तो बेलमेंट आप लोग का सेक्शन 148 है। सो इन बेलमेंट क्लास बेसिकली जैसे निकिता मैम ने ज्वेलरी को बैंक में सेफ्टी पर्पस के लिए दिया, तो निकिता मैम इज बेलर, बैंक इज बेली। तो बेलमेंट दैट इज सेक्शन 148। तो निकिता मैम ने ज्वेलरी दिया, बेलर, और बैंक क्या कहलाएगा, बेली कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज सेक्शन 172, जहाँ पे हम लोन लेते हैं और इसके बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। और एजेंसी सेक्शन 182। सो एजेंसी में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन देखने को मिलता है। सो एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। So this is called, so the contractual relationship between the agent and principal is called contract of agency. तो ये आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे सेगमेंट फिनिश। अब आप लोग का है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सेक्शन 4 आप लोग का पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है। सो पार्टनरशिप इज बेसिकली जहाँ पे दो या दो से अधिक पर्सन ओके म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा बिजनेस करते हैं, लॉफुल बिजनेस करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बना है, और फिक्स मतलब फिक्स टाइम है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, टाइम कंप्लीट आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन का, सो फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनर्स टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, ओके। माइनर एज अ पार्टनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो माइनर में अगर एक्स पर्सन यहाँ पे आप लोग का माइनर है, माइनर अगर मेजर हो जाता है तो इसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड है अपने आप को पब्लिक नोटिस के द्वारा डिक्लेयर करने का, वेदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर, वेदर ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी लायबिलिटी उसी दिन से समाप्त हो जाती है। अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो जब से वो माइनर बना तब से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट के हेल्प के द्वारा भी होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी होता है। मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल 2014 आपके 50 मैक्सिमम है। और अगर आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पूछा जाए तो आप लोग के 100 मैक्सिमम है। तो आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आपका पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करूं, एक्टिव पार्टनर जो किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स बाय एस्टोपल तो जो आप लोग का होल्डिंग आउट पार्टनर होता है उसको हम पार्टनर बाय एस्टोपल भी बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, और माइनर पार्टनर अभी हमने डिस्कस किया। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है, सपोज 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने सपोज निकिता मैम को प्रेजेंट किया कि शी इज़ ऑल्सो अवर पार्टनर, बट एक्चुअल में निकिता मैम पार्टनर नहीं थी। तो अब भाई क्या होगा, जो हमारे रियल पार्टनर ने
थर्ड पार्टी के सामने बोला है वो अपने बात से मुकर नहीं सकता. सो इन दैट केस अगर कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है, निकिता मैम विल बी ऑल्सो लायबल. सो दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल. तो एस्टोपल का मतलब होता है प्राण जाए बट वचन न जाए. मतलब जो आपने कमिटमेंट किया है, यू हैव टू स्टिक विथ योर कमिटमेंट. ठीक है, तो ये आप लोग का पार्टनरशिप में है. उसके बाद क्लास यहाँ पे देख सकते हैं सेल. सो सोगा एक्ट में सेल और एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये आप लोग का प्रेजेंट सेल कहलाता है और ये आप लोग का फ्यूचर सेल कहलाता है. प्रेजेंट सेल में आपका ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और बायर आपका पैसा दे देता है, और एग्रीमेंट टू सेल में आप लोग का फ्यूचर सेल होता है. कंडीशन आप लोग का क्या है? कंडीशन इज बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मेन पर्पस का मतलब है कि अगर मैंने जो सामान मांगा है, सामान एज इट इज़ वैसा नहीं निकला. सपोज मैंने बॉटल मांगा था गर्म पानी स्टोर कर सके, लेकिन बॉटल ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया. इन दैट केस भाई पानी क्या हो गया, बॉटल उसका बर्स्ट हो गया. सो इन दैट केस कंडीशन इज बेसिकली जहाँ पे वी कैन से दैट हम रिफंड मांग सकते हैं और एज इट इज़ नया मांग सकते हैं. वारंटी क्या होता है? वारंटी इज बेसिकली कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? जैसे सामान का रिप्लेसमेंट होगा, एज इट इज़ नया सामान नहीं मिलेगा. तो ये आप लोग का वारंटी है. ठीक है, उसके बाद क्लास आप लोग का अनपेड सेलर है. तो अनपेड सेलर जिसको अभी पूरा पैसा नहीं मिला, तो गुड्स के अगेंस्ट क्या होता है और बायर के अगेंस्ट राइट क्या होता है? तो गुड्स के अगेंस्ट सामान को रोकने का अधिकार है. सामान जा रहा है तो उसे रोक सकता है और सामान को दोबारा से सेल कर सकता है. ठीक है, और बायर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है, कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकता है, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी केस फाइल कर सकता है जितना डिले होगा. तो सेक्शंस यहाँ के इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्लास अगर कंपनी की बात करें तो भाई कंपनी के फीचर्स के अंतर्गत जो कंपनी है दैट इज़ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी के मेंबर्स का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है. ठीक है, देन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में नाम के पीछे लिमिटेड होना ज़रूरी है. अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आप लोग का लिखना ज़रूरी है. ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी में स्टेचुरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब चीज़ का हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे कर रखा है. कॉर्पोरेट वील का मतलब क्या होता है कि दैट कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वील. Memorandum of association is basically that's talk about the important document or article of association that's talk about the internal rules and regulation. तो कंपनी के जो important documents हैं उसको क्या बोलेंगे? MOA and AOA. Doctrine of ultra vires, beyond the power, आप कोई भी काम नहीं कर सकते. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो भी कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल दे दिया आपको, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा दैट डजेंट मैटर, ऐसा माना जाएगा कि आपने पढ़ रखा है. और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर कंपनी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करती है तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस चेंज के बारे में भी अवेयर करना. नहीं अवेयर किया, कंपनी इज लायबल. सो दिस इज कॉल्ड इंडोर मैनेजमेंट. प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज द ब्रोशर ऑफ द कंपनी. सो किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आप लोगों का स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे रहते हैं. डायरेक्टर्स, भाई अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, सो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, 1 पर्सन में 1 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर. तो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे याद कर सकते हैं. अगर मेंबर्स के राइट्स की बात करें तो स्टेचुरी राइट जो कि एक्ट में गिवन है आप लोग का, ठीक है, कंपनी एक्ट में. डॉक्यूमेंट्री राइट जो कि आप लोग का MOA और AOA में गिवन है. और लीगल राइट का मतलब होता है बेसिक राइट. ठीक है, वाइंडिंग अप में आप लोग का जो कंपनी है NCLT के द्वारा भी क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है और वॉलंटरी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये आप लोग का कंपनी का फीचर्स है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्लास प्राइवेट कंपनी में देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं मिनिमम आपके 2 हैं, मैक्सिमम 200 है. डायरेक्टर मिनिमम 2 मैक्सिमम 15.
पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। ये आप लोग का 1% कंपनी है। तो यहाँ पे मेंबर्स प्लस आप लोग के डायरेक्टर्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद क्लास आरटीआई, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी